ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एमसीक्यूज़ ख़त्म कर दिए थे, थियरी हो गई थी, एमसीक्यूज़ भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। अभी हम शुरू कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। हालांकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक छोटा सा डेरिवेशन है, इजी है, बट पढ़ने के बाद लगता है कि क्या पूछ लिया। बेसिकली दो प्रकार से इसे हम बस समझ सकते हैं कि दो तरीके हैं इसको समझने के लिए। एक में हम पूरा डेरिवेशन करेंगे, दूसरे बस एक कंसेप्ट है वो मैं आपको बता दूंगा। अब दूसरा है कि एक क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी थियरी क्वेश्चन नंबर 5। उसने बोला है कि एक्सप्लेन वाई द इंडक्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडक्टर्स इज लेस दैन इंडिविजुअल इंडक्टर। ऐसा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसका कुछ ऐसा थ्योरेटिकल प्रूफ हमारे पास नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। बट अगर हम इसको कंपेयर करें विथ इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो इन दैट केस हमें पता है कि अगर रेजिस्टेंसेस मल्टीपल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं, इन दैट केस रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लेस दैन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे बोल सकते हैं बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी वही है कि L इज इक्वल टू L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। इससे हम यूज़ कर सकते हैं, इसका यूज़ हम कर सकते हैं टू गिव द एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा अगर कुछ और मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही एक्सप्लेनेशन उस क्वेश्चन के लिए है। हालांकि रिटर्न में आपको दूसरा अगर मिलता है हमें कुछ तो हम प्रोवाइड करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट में पढ़ूंगा, लिखूंगा नहीं, थोड़ी बड़ी स्टेटमेंट है, बोर्ड पे लिखना थोड़ा सा ज़्यादा जगह जाएगी मेरी। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट जो है ना वो कुछ इस प्रकार से, इन अ फैराडेज डिस्क डायनामो अ मेटल डिस्क ऑफ रेडियस आर फैराडेज डिस्क डायनामो होता है कुछ डिवाइस, ठीक है, rotates with an angular velocity omega about an axis perpendicular to the plane of disk and passing through its center. Disk is placed in a magnetic field B acting perpendicular to the magnetic disk. Determine the induced EMF between the rim and axis of disk. ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या है ये डिवाइस, यानी क्या होता है, एक डिस्क है, ठीक है, ये इस तरह से डिस्क है दैट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर perpendicular to its plane and it is rotating in a magnetic field perpendicular to its plane. ये ऐसा है, the disk is rotating with some angular velocity omega, let omega be the angular velocity, and they are asking you what is the EMF induced in between the rim, यहाँ से लेके यहाँ तक, इन दो पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो रहा है, ये ऐसा उन्होंने यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। अब मैं डायग्राम ज़रा चेंज कर देता हूँ, तो एक मिनट। तो ये डिस्क है and the magnetic field is like this, it is perpendicular to the plane of the board and hence it is perpendicular to the plane of disk. ये सेंटर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ऐसा है, इस तरह से है, and now we are assuming a ring like this. अब ये रिंग की जो थिकनेस है ना, थिकनेस ऑफ दिस रिंग, इसकी जो रेडियस है, मीन रेडियस ले लेते हैं r, और इसकी जो थिकनेस है वो है dr, यानी ये जो थिकनेस है यहाँ पे वो है dr, दिस थिकनेस इज dr. वी आर गोइंग टू एज्यूम एन एलिमेंट along this ring. Now as the disk is performing circular motion, it is rotating like this, we can assume that the element, this element is also performing circular motion with a velocity, से ये वेलोसिटी कौन सी रहेगी, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी रहेगी। सो विथ वेलोसिटी v, यहाँ तक आ गए, और इसकी थिकनेस जो है वो dr है, ये वाली लेंथ जो है, इस तरह की लेंथ जो है वो है dr. नाउ यानी उस एलिमेंट को मैं अगर थोड़ी देर के लिए एज्यूम करता हूँ कि इट इज़ अ रॉड ऑफ लेंथ dr मूविंग विथ वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या आप बता सकते हो कि उसके अंदर कितना EMF इंड्यूस होगा? So the EMF induced in that rod is dE is equal to
BLV आपको पता है, रॉड ऑफ लेंथ मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड विथ वेलोसिटी v, EMF कैन बी गिवन बाय BLV। सो यहाँ पे DE इज द EMF इंड्यूस्ड इन दिस सेगमेंट, और इसकी जो लेंथ है वो है v, सॉरी लेंथ है dr, वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी यानी यहाँ पे वो टेंजेंशियल वेलोसिटी वो है v। सो आई कैन राइट b dr v या फिर b v dr। ये है EMF इंड्यूस्ड इन दैट सेगमेंट। नाउ वी हैव एंगुलर वेलोसिटी जो कि यहाँ पे दी गई है, एंगुलर वेलोसिटी जो है उसकी वो है ओमेगा। सो वी हैव रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, सो v कैन बी रिटर्न एज r ओमेगा। सो ये v की वैल्यू मैं यहाँ जब सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सो DE इज इक्वल टू b r ओमेगा dr, यानी b ओमेगा r dr। ये है EMF इंड्यूस्ड इन दैट एलिमेंट। अब मुझे चाहिए टोटल EMF फ्रॉम सेंटर टू द रिम ऑफ दैट डिस्क। सो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। सो एक मिनट, सो ये जो लेट E विद द EMF एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू r b ओमेगा r dr। b ओमेगा जो कि कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, एंड वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ r dr फ्रॉम 0 टू r, वेयर r इज रेडियस ऑफ दिस डिस्क, r is the radius of this disk. So we are having b omega r square by 2 from 0 to r. So E is equal to b omega, limits of integration है 0 to r, so higher limit minus lower limit, so r square by 2 minus 0 by 2, 0 square by 2, तो वो 0 ही आ जाएगा। So we have final expression b omega r square by 2। ये है हमारा फाइनल EMF इंड्यूस्ड इन द डिस्क। दिस इज द EMF इंड्यूस्ड इन द डिस्क। तो ये जो है दिस इज द EMF बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट ऑन द रिम एंड द पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ऐसे सेंटर में से जा रहा है। दैट EMF इज b ओमेगा r स्क्वायर अपॉन r। अब ये जो EMF है, दिस एक्सप्रेशन विच वी आर गेटिंग फॉर अ डिस्क रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दैट मैग्नेटिक फील्ड, जो प्लेन है डिस्क का दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो इन दिस केस दिस एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू रॉड रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जो रॉड हमने घुमाया था इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए भी सेम एक्सप्रेशन आ रहा था। तो ऐसा क्यों आ रहा है? तो इसके लिए एक सिंपल कंसेप्ट में अभी मैंने बोला था कि ये दो तरीके से हम देखेंगे। तो सिंपल कंसेप्ट कुछ ऐसी है कि वी कैन अज्यूम दैट द डिस्क इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रॉड्स, द डिस्क इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रॉड्स, एंड इफ ऑल दीज रॉड्स आर रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो हर एक रॉड में जो EMF इंड्यूस होगा वो भी इतना रहेगा। हर एक रॉड में EMF जो इंड्यूस होगा वो इतना ही रहेगा, एंड ऑल द रॉड्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। वी कैन से दैट ऑल द रॉड्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि हर एक रॉड का एक पॉइंट सेंटर पे है और दूसरा पॉइंट जो है वो इस रिम पे है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑल द रॉड्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये इस प्रकार से। तो जो अगर दो सारे रॉड्स पैरेलल में हैं, हर एक में EMF इंड्यूस सेम है, तो पैरेलल में होने के बाद ऑब्वियसली हर एक के अक्रॉस EMF जो रहेगा वो सेम रहेगा, और उसी की वजह से हमें सेम एक्सप्रेशन मिलेगा। सो टोटल EMF in between rim and the center of the disk will be same, E omega r square by 2। so this is the final expression। हालांकि आपको ये डेरिवेशन से प्रूव करना पड़ेगा, ये तो कंसेप्चुअली मैंने बता दिया है, थोड़ा आप ऐसे भी सोच सकते हो, बट डेरिवेशन उन्होंने पूछा है तो हमें इस प्रकार से इस डेरिवेशन को करना पड़ेगा, और कोई दूसरा पर्याप्त पर्याय हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, डेरिवेशन था, अच्छा डेरिवेशन था। एनीवे याद रखना, ऐसा आ सकता है आपको आपकी एग्ज़ाम में। अब बढ़ते हैं आगे टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हॉरिजॉन्टल वायर 20 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट
इज़ फॉलिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड नॉर्मल टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि द कंडक्टर इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है 5 × 10⁻⁴ टेस्ला। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वायर। ये 1 मार्क के लिए ही क्वेश्चन आ सकता है, इस प्रकार का क्वेश्चन। बात हो रही है अ रॉड मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस कर लिया था। व्हेन अ रॉड इज मूविंग with its length perpendicular to magnetic field, then the EMF induced in a rod is given by E is equal to BLV। यहाँ पे अब जो वैल्यूज़ दी गई है वो है B is 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला। लेंथ जो दी है वो है 20 मीटर एंड वेलोसिटी इज़ 10 मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पे जो आंसर आपको मिलेगा ये 1/2 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 × 10 10⁻⁴ × 10⁻², ये 10⁻² आ रहा है। तो यस, अब ये 10⁻² वोल्ट आ रहा है। तो इसको अभी उन्होंने आंसर जो दिया है वो मिली वोल्ट में दिया है, तो इसको मिली वोल्ट में कैसे करेंगे हम। सो 10⁻² और मिली वोल्ट है तो इंटू 10⁻³ मिली वोल्ट। सो ये आ जाएगा 10 मिली वोल्ट। ये है आपका फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। हालांकि ये क्वेश्चन आ तो सकता है और आए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं। हालांकि गिवन कंडीशंस थोड़ी अलग अलग रहती है, बट ये 1 मार्क के ऊपर क्वेश्चन नहीं आ सकता। ये एमसीक्यू भी आ सकता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में या सीईटी एग्ज़ाम में। अब चलिए बढ़ते हैं आगे टू क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है अ मेटल डिस्क इज़ मेड टू स्पिन एट 20 रिवोल्यूशंस पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी दी है मेटल डिस्क की 20 RPS, 20 रिवोल्यूशंस पर सेकंड, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन। ठीक है, द डिस्क हैज़ रेडियस ऑफ 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की इसकी रेडियस है एंड स्पिन्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ B इज इक्वल टू 0.2 टेस्ला। मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। which is parallel to the axis of rotation. Calculate the area swept out per second by the radius of the disk. Okay, fine. The flux cut per second by the radius of the disk and induced EMF in the disk. ठीक। अब कैसा है यहाँ पे कि उन्होंने पूछा कि कितना रेडिया 1 सेकंड में वो डिस्क कवर कर रही है। तो अगर ये वो डिस्क है, आई होप मैं यहाँ की जगह थोड़ी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये डिस्क है एंड इट इज़ रोटेटिंग विथ दिस फ्रीक्वेंसी। लेट अस अज्यूम कि दिस इज़ योर रेडियस। तो ये रेडियस 1 सेकंड में कितनी मूव होगी। सो दिस इज द एंगल कवर्ड बाय द रेडियस इन 1 सेकंड। सो एंगल कवर्ड बाय द रेडियस इन 1 सेकंड इज नथिंग बट व्हाट, सर्कुलर मोशन। याद है, एंगल कवर्ड बाय द रेडियस इन 1 सेकंड इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी। सो ओमेगा is 2πf. This is the angle covered by the radius. This is nothing but theta. So 1 सेकंड में वो इतना एंगल कवर, क्योंकि ओमेगा का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड, यानी एंगल डिस्क्राइब बाय द रेडियस वेक्टर इन 1 सेकंड। सो ये ओमेगा होगा। तो ओमेगा का जो फॉर्मूला है वो है 2πf। तो वैल्यूज पुट करके हमें यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2π और ये 20। तो ये 40π आ रहा है, फिलहाल इतना ही लिख देते हैं, ओमेगा इज 40π। ठीक है, अब उन्होंने क्या पूछा है, कितना एरिया कवर कर लिया। सो एरिया कवर्ड यानी उन्होंने इस सेक्टर का एरिया पूछा है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सो फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो एरिया ऑफ सेक्टर इज, अब याद रखना ये जो एंगल हमें मिला है दिस इज इन रेडियन। मैं इसको रेडियन पर सेकंड नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बस एंगल में इंटरेस्ट है। सो एरिया ऑफ अ सेक्टर इज, आपको पता होगा शायद से, πr² इंटू थीटा अपॉन 360। πr² थीटा अपॉन 360, ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा एरिया ऑफ अ सेक्टर, πr² थीटा अपॉन 360। बट यहाँ पे ये जो थीटा है ना, ये अगर डिग्री में है,
ये थीटा जो है ये अगर डिग्री में है तो आप यहाँ 360 लिख सकते हो। अगर ये थीटा रेडियन में आ रहा है तो 360 की जगह पे आप यहाँ लिखोगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2 पाई, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2 पाई। अगर आपका एंगल रेडियन में है तो ये पाई पाई यहाँ पे कैंसिल होता है। सो आर स्क्वायर थीटा बाई 2 दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा जो है आपका वो है 40 पाई अपॉन 2, तो ये 20 पाई आर स्क्वायर, 20 पाई आर स्क्वायर ये आपका एरिया आ रहा है। बस आपको अभी क्या करना है, आपको यहाँ पे सिर्फ आर की वैल्यू 0.3 मीटर ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। रेडियस की जगह पे 0.3 मीटर यानी 0.3 का स्क्वायर आएगा 0.09 यानी 9 इंटू 10⁻²। बस ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और बाकी कैलकुलेशंस आपको करने हैं। लॉग टेबल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भले ही पाए है वहाँ पे, पाए होने के बाद भी आपको यहाँ पे लॉग टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैलकुलेशंस करके आंसर बता दो। जो यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है और उनका भी लगभग वही आ रहा है 5.652। एरिया जो आ रहा है ना यहाँ पे वो है 5.652 मीटर स्क्वायर, ये यहाँ पे इनका आंसर आ रहा है एरिया ऑफ अ सेक्टर का। ठीक है, और नेक्स्ट जो पार्ट उन्होंने पूछा है वो है फ्लक्स कट पर सेकंड बाय द रेडियस ऑफ द डिस्क। तो एक सेकंड में कितना फ्लक्स कट हो रहा है, तो फ्लक्स के लिए हमें पता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए। अब हमें ये पता है कि एक सेकंड में इफ ए स्टैंड्स फॉर एरिया स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर इन 1 सेकंड, so flux is b into a where a stands for area covered by the radius vector in 1 second. So in that case b is 0.2 और area हमें मिल रहा है यहाँ पे 5.652। मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो आपको यहाँ पे जो आंसर मिल रहा है मल्टीप्लिकेशन के बाद वो है 1.1304। ये आंसर आपको मिल रहा है, इट शुड बी इन वेबर। पर याद रखना यहाँ पे जो A है दिस इज एरिया स्वेप्ट बाय दैट रेडियस वेक्टर, एरिया कवर्ड बाय दैट रेडियस वेक्टर इन 1 सेकंड। सो ये एक आंसर आ गया आपका, दिस इज द फ्लक्स कट बाय दैट रेडियस वेक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, पार्ट है C, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ डिस्क। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ डिस्क के लिए अभी इससे पहले वाला एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमने इसका फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज गिवन बाय B ओमेगा R स्क्वायर अपॉन 2। B की वैल्यू दी है 0.2, ओमेगा की वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ पे 40 पाई रेडियन पर सेकंड। ओमेगा है इसलिए 40 पाई पर रेडियन पर सेकंड। यहाँ पे मैंने एंगल कंसिडर किया था, थीटा मैंने यहाँ पे बस एंगल कंसिडर किया था इसलिए 40 पाई। बट जब मैं ओमेगा बता रहा हूँ, जब मैं ओमेगा बोल रहा हूँ तो यहाँ पे 40 पाई रेडियन पर सेकंड। आर स्क्वायर रेडियस आपको पता है, डिवाइड बाय 2। मुझे नहीं लगता यहाँ पर भी आपको लॉग कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ी, फिर भी देख लो, अगर आपको चाहिए तो आप लॉग कैलकुलेशन यूज़ कर सकते हो। एंड इन दैट केस ऑल्सो आई एम गेटिंग द सेम आंसर 1.1304। 1.1304 इज द EMF इंड्यूस्ड। अब ये इसका भी आंसर यही आ रहा है, इसका भी आंसर यही आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो आपने ढूंढ लिया है ना, तो वो वर्डिंग्स देखो, फ्लक्स कट पर यूनिट टाइम, फ्लक्स कट पर यूनिट टाइम। सो चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम ही पूछ लिया है, एंड चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट d∅/dt। और इसलिए ये आंसर जो है ना, ये आपको यही मिल गया है, जो EMF का आंसर है वो आपको यही मिल गया है। बट एनीवे ये आएगा आपका, बेसिकली इसका यूनिट चाहिए पर सेकंड। क्यों पर सेकंड? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में वैसे पूछा है। बट एनीवे तो ये दोनों आंसर आपको सेम ही मिलने चाहिए, और मिल रहे हैं। आप कैलकुलेशन से आप एक बार कंफर्म कर सकते हो। हालांकि आपको एग्ज़ाम में ये बताना होगा कि E इज इक्वल टू B ओमेगा R स्क्वायर बाय 2, अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा है, पेज नंबर 286 पे है, जिनको नहीं मिला वो। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ
1.5 हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है, 2 कॉइल्स है वहाँ पे। इफ़ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 10 एम्पियर इन 0.2 सेकंड, ठीक है, व्हाट इज़ द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल। क्वेश्चन थोड़ा सा, क्वेश्चन बराबर है, आंसर में थोड़ी गड़बड़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो दिया ये है कि देयर इज़ अ म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, गिवन बिटवीन 2 कॉइल्स एंड इट इज़ 1.5 हेनरी। हमने देख लिया था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस एज वेल एज सेल्फ इंडक्टेंस दोनों का यूनिट हेनरी रहता है। इफ़ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 10, तो चेंज इन करंट दिया है, इट इज़ 10 एम्पियर, चेंज इन करंट इज़ 10 एम्पियर, and the time duration in which this change in current is taking place is 0.2 seconds. In which the change is taking place, the time in which the change is taking place is 0.2 second. तो what is the change of flux linkage with the other coil? हालांकि हमें एक सिंपल एक्सप्रेशन यहाँ पे पता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट। तो चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू चेंज इन करंट। ये सीधा सीधा रिलेशन यहाँ से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और उन्होंने सिर्फ चेंज इन फ्लक्स पूछा है, वहाँ पे उन्होंने ईएमएफ इंड्यूस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं पूछा है। तो इसलिए टाइम ड्यूरेशन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, ईएमएफ इंड्यूस बता दे तो हम बोल सकते हैं कि एम डेल्टा आई बाय डेल्टा टी, पर यहाँ पे सिर्फ उन्होंने पूछा है चेंज इन फ्लक्स। तो चेंज इन फ्लक्स जो है ना वो आएगा, एम कितना है आपका, एम है आपका 1.5 इंटू चेंज इन करंट इज़ 10। सो 1.5 इंटू 10, तो मेरा जो यहाँ पे आंसर आ रहा है वो है 15 वेबर। आंसर जो यहाँ पे आ रहा है वो है 15 वेबर। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में मुझे 75 वेबर मिल रहा है, बट पता नहीं कैसे कहाँ से आया है, बट ओनली चेंज इन फ्लक्स पूछा है। सो पहले तो टाइम ड्यूरेशन दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, बट उसका कोई यूज़ यहाँ पे नहीं है। और चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स हमें पता है एम इंटू आई, सो चेंज इन फ्लक्स इज डेल्टा फाई इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा आई। बस इतना ही यहाँ पे एक्सप्रेशन रहेगा। आंसर आ रहा है 15 वेबर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कुछ इस प्रकार से है। सो अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में। लॉन्ग सोलेनॉइड कंसिस्टिंग ऑफ 1.5 इंटू 10⁻³ टर्न्स पर मीटर हैज़ एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो टर्न्स पर मीटर दिए हैं स्मॉल n, जो जनरली हम लेते हैं टर्न्स पर यूनिट लेंथ के लिए, दैट इज़ 1.5 इंटू 10⁻³ टर्न्स पर मीटर। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज़ 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और एक कॉइल है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं 150, इज बाउंड टाइटली अराउंड द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। कैलकुलेट द करंट ऑफ 3 एम्पियर इन अ, कैलकुलेट फॉर अ करंट ऑफ 3 एम्पियर इन अ सोलेनॉइड। कुछ चीज़ें दी है आगे ABCD। पहला दिया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। फ्लक्स लिंकेज इन कॉइल C and the average EMF induced in coil C if the current in solenoid reversed in the direction in time of 0.5 सेकंड, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो भाई साहब सबसे पहले देख लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड। फ्लक्स डेंसिटी उन्होंने पूछी है, ठीक है। पहले ट्राई टू इमेजिन कि सेटअप क्या है एग्जैक्टली। तो ये सोलेनॉइड है एंड देयर आर वाइंडिंग्स लाइक दिस, ये सोलेनॉइड है। अब क्या हुआ, इसी के ऊपर हमने कॉइल भी बांध दिए, दिस इज योर कॉइल, ठीक है। अब पेन एक ही है, एक ही इंक है, तो इसलिए मैं सेपरेट नहीं दिखा सकता, बट ये सोलेनॉइड है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है एंड देयर इज अ कॉइल। नाउ EMF इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इन पार्ट C ऑफ दिस क्वेश्चन। फिलहाल नहीं है, बट कॉइल भी इसी तरह से। अब एक डाउट आपके मन में रहेगा, सर दोनों में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता क्या? जी नहीं होता। अगर आप किसी भी मोटर की वाइंडिंग्स देखते हो ना, तो आपको पता चलता है कि वो जो टर्न्स है ना वो बहुत एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे हैं, एकदम क्लोज
टर्न्स रहते हैं, यानी वायर, एक टर्न की वायर दूसरे टर्न की वायर को ऐसे भिड़ जाती है, टच कर रही है, फिर भी वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो वायर रहती है ना, उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल कोट कर देते हैं, तो वायर ऐसे एक दूसरे को टच भी करेंगे ना तो भी देयर इज़ नो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू वायर्स। तो इस तरह से टर्न्स किए जाते हैं। हाँ जी, तो ये बीच वाली जो है ना, ये है कॉइल सी, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स भी उन्होंने दिए हैं। नंबर ऑफ टर्न्स उसके कितने दिए हैं? मेरे ख्याल से 150 टर्न्स दिए हैं, 150। हाँ जी, और करंट यहाँ पे दिया है, करंट दिया है उन्होंने 3 एम्पियर, I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। पहला पार्ट कुछ ऐसा है, उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द सोलेनोइड। तो फ्लक्स के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला है B इंटू ए। एरिया उन्होंने दे दिया है, इधर हमारे पास एरिया है, B ढूंढना पड़ेगा। तो B के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है। B का जो एक्सप्रेशन है वो हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो B का जो एक्सप्रेशन है, इनसाइड अ सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड B कैन बी गिवन एज μ0 n I। B इज इक्वल टू μ0 n I। सो μ0 है आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मैंने पहले ही बताया था, स्मॉल एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन दिस फार्मूला। तो ये है 1.5 इंटू 10⁻³ एंड करंट इज 3। अब यार कैलकुलेशंस आपको करने पड़ेंगे, बट ध्यान दो कैलकुलेशंस करने के बाद जो मेरा आंसर यहाँ पे आ रहा है, कहाँ गया वो? ठीक है, वो आ रहा है 5.652 इंटू 10⁻³ 5.652 इंटू 10⁻³ अब ये आपके ऊपर है कि लॉग कैलकुलेशंस करने हैं या नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे ज़रूरत है तो करो, बट अगर ऐसे ही करने जाओगे ना थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा कुछ। हाँ, एक है यहाँ पे 1.5 इंटू 4 जो है ना वो 6 आ जाता है, तो पहले ये करके रख दो। 1.5 इंटू 4 6 आ जाता है, वो करके रख दो। तो ये आ जाता है 6 इंटू पाई इंटू 3। ये 10 की पावर को बाद में एडजस्ट कर लो। 6 इंटू पाई इंटू 3, तो 3 से पहले मल्टीप्लाई करो पाई को, या फिर 4 से पहले मल्टीप्लाई करो पाई को, और उसके बाद दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लिकेशन आपकी हो जाएगी। थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉग कैलकुलेशन की ज़रूरत वैसे तो नहीं है, हालांकि बिल्कुल नहीं है, बट एनीवे अगर आपको इंडिविजुअली लगता है कि नहीं मैं यहाँ पे करूँगा तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो लॉग कैलकुलेशन या जो भी कैलकुलेशन है आपको आपके पेपर में, थियरी पेपर में दिखाने पड़ते हैं। रफ कैलकुलेशंस नहीं करने हैं आपको, वो कैलकुलेशन थियरी पेपर में दिखाने पड़ेंगे। तो अगर यहाँ पे लिख दिया है तो यहाँ पे एक बॉक्स बनाओ और फिर यहाँ पे लिखो log ऑफ 3.14 प्लस log ऑफ 3 इंटू 6 कितना आता है 18, और फिर ये आगे की जो प्रोसीजर है वो आपको करनी पड़ेगी। वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि आपने लॉग कैलकुलेशंस किए हैं, जो भी न्यूमेरिकल है उसके लिए। चलिए बी आ गया आपका, तो बी आ गया आपका टेस्ला। ठीक है, उन्होंने ये बी नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है फ्लक्स कितना है। तो फ्लक्स के लिए हमें देखना पड़ेगा फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। सो बी है आपका 5.652 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया इज 25 इंटू 10⁻⁻⁴। अब एक गड़बड़ मत करना। अब मैं देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़े मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा। 652 इंटू 10⁻³ इसको मैं लिखूँगा 0.25, इसको मैंने लिखा 0.25 इंटू 10⁻²। क्या किया, इसमें थोड़े से चेंजेस कर लिया। अब देखो 0.25 जो है ना 5.652 इंटू 0.25 को मैं लिखूँगा 1/4 इंटू 10⁻⁵। और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं ये 4 से इसको आराम से डिवाइड कर सकता हूँ। हाँ, हालांकि अब 25 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो भी आपके लिए, कुछ स्टूडेंट्स के लिए इजी रहेगा। सो 1/4 इंटू दिस, तो मैं अगर करने जाऊँ तो ये आ जाएगा 1.413 इंटू 10⁻⁵। ये डिवीज़न आप फटाक से कर सकते हो, यानी वो डिवीज़न जल्दी हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 25 विथ 5.652 वो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ज़्यादा समय आपका लेगी। तो ये फ्लक्स आपको इतना मिल रहा है, मेरी वैल्यू कितनी आ रही है 2.1995। अरे ये कैसे हो गया, ठीक है देखने दो। ओके मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सोलेनोइड, तो वो तो मैंने कर लिया है, चलिए कोई बात नहीं। तो ओके, यानी मैंने थोड़ी गड़बड़ क्या कर ली, मैंने बस फ्लक्स ढूंढ लिया इनसाइड द सोलेनोइड, बट ये पूछा नहीं था, ये गड़बड़ हो गई। हालांकि ये वैल्यू हमारी बराबर आ रही है। तो ए जो है ना, ए पार्ट हमने ढूंढ लिया, पहले ही ढूंढ लिया। द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछे, बराबर है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी फ्लक्स पर यूनिट एरिया।
मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो बी ही होता है, बी का मतलब होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया। सो वो हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये कट कर देता हूँ मैं। और अब बचे हैं दो पार्ट, पहला है फ्लक्स लिंकेज इन कॉइल सी एंड तीसरा है एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल सी। अब ये जो दो पार्ट्स हैं ना, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा और मेरे पास बहुत कम समय बचा है ही नहीं, समय हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये बी एंड सी पार्ट जो है ना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर दूंगा। फिलहाल के लिए आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको स्किप कर दो, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये हटा दो, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं अभी रुक रहा हूँ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर से मैं कंटिन्यू करूँगा।